गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग थॉमस स्कॉट के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे देखेंगे तो मैंने लास्ट क्वार्टर में जो इनका एक फर्स्ट एवर जो इन्वेस्टर के साथ जो इंटरेक्शन था, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं हल्का सा एक बार ब्रीफ पीपीटी पे चलते हैं, एक रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से आइडिया रख सके और वीडियो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। तो है ना, स्टार्ट करते हैं। सो अब अगर आप जैसे आप थॉमस स्कॉट को देखोगे ना, तो ये जो कंपनी है ये आपकी पूरी एक डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनी है। जब मैं डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनी कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट टू कस्टमर कहने का मतलब ये है कि हम अपना खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है मैं मैन्युफैक्चर करके किसी और को भेज रहा हूँ। मैं मैन्युफैक्चर भी करूँगा और अल्टीमेटली वो जाके जो कस्टमर तक जो सेल होगा वो पूरा मेरे मेरे द्वारा ही होगा। ठीक है? मतलब मेरा खुद का फुलफिलमेंट सेंटर होंगे, मेरे एसक्यूज़ होंगे, है ना? मैं लॉजिस्टिक्स वगैरह जो होगा वो सारी चीज़ें देखूँगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा वो भी मैं ही देखूँगा। तो इस तरह से वो कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अब ये जो इनके 3 सेगमेंट्स हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो इनका जो फर्स्ट सेगमेंट है जो मैं अभी बात कर रहा था आपका डायरेक्ट टू कस्टमर वाला, ठीक है? ये इनका करते हैं ये लोग अपने जो थॉमस स्कॉट ब्रांड है उसके वाला ही करता है। अब इस थॉमस स्कॉट जो ब्रांड है इसमें इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, जो मिंत्रा वगैरह हो गया, आपके अमेज़न वगैरह पे आप देखेंगे थॉमस स्कॉट के टी-शर्ट्स वगैरह बिकती हैं। एट द सेम टाइम इनका ओमनी चैनल प्रेजेंस है, तो आपके रिटेल शॉप्स भी होंगे। अब जो रिटेल शॉप्स है ना इनके, वो आपके बैंगलोर एरिया में है। बैंगलोर एरिया में इनकी 5 दुकानें हैं, छठा दुकान इस क्वार्टर में खोला है इन्होंने। तो ओवरऑल अगर आप नेट देखोगे तो इनकी जो रिटेल शॉप्स है वहाँ पे सिर्फ 6 दुकानें हैं। अब इस कंपनी को आप डायरेक्टली वी टू रिटेल या ज़ूडियो या वी मार्ट इससे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये मोर ऑफ आपका टेक ड्रिवन एआई बेस्ड मॉडल है रादर देन फोकसिंग ऑन द रिटेल एज ऑफ नाउ। तो इनके जो आप बैंगलोर वाले स्टोर्स को देखते हो ना, वो पायलट बेसिस पे स्टोर्स है। अभी वो धीरे-धीरे उस एरिया को, ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो आप जब इस बिज़नेस को देख रहे हैं, तो इस बिज़नेस को एज़ एक ऑनलाइन रिटेलर के रूप में ही देखिए अभी के लिए। ऑनलाइन रिटेलर साथ ही साथ जिसका खुद का वेयरहाउसेस वगैरह है, फुलफिलमेंट सेंटर है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को सर्व करता है। अगर आपको थोड़ा-सा और इसको कनेक्ट करना है, तो अभी एक ज्वेलरी कंपनी लिस्ट हुई थी, ब्लू स्टोन ज्वेलरी। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी एक डायरेक्टली डी2सी कस्टमर है। तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो रिटेलिंग होता है, पूरा उसका जो चेन है, वो खुद ही कंट्रोल करता है। सिमिलरली थॉमस स्कॉट भी करता है। तो अभी तक जितनी भी बातें मैंने बोली है, ये पूरा मैंने इनके बी2सी वाले सेगमेंट के बारे में बोली है, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। अगर आप इसको बिज़नेस मानेंगे, तो बिज़नेस टू कंज्यूमर कह लीजिए। तो ये हो गया इनके डी2सी या फिर डी2सी वाले चीज़ के बारे में। अब इनका 2 और सेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर प्ले जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे आपकी रेमंड वगैरह ब्रांड्स होती है ना, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हमारे लिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज़ है ना? तो अब लेकिन क्या है, आप देखिए कि आप किसी और के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो सामने वाला तो जनरली आपका जैसे रेमंड ब्रांड है ना? या फिर अरविंद फैशंस हो गया एग्जांपल के लिए, तो ये बड़े ब्रांड्स हैं। इनमें आपको मार्जिन्स उतने अच्छे एन्जॉय नहीं कर पाते हो आप। तो इसीलिए कंपनी का जो फोकस है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे वो लोग उसको घटा रहे हैं। तो वो अभी घट के अराउंड 5-6% के बीच में आ गया है ऑफ देयर होल ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है? तो ये बात हो गई इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। थर्ड सेगमेंट जो है बेसिकली उसको ये लोग बी टू बी कहते हैं, बी टू बी कह लीजिए या फिर उसको लाइसेंस्ड एग्रीमेंट। जैसे ये जो जीसीसी की कंट्रीज होती है ना, सऊदी अरेबियन कंट्री है, उसकी जो कंपनी है नॉटिका या नौसिया करके जो नाम है उसका। तो इस तरह की कंपनीज के लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए, तो ये तो मैंने 3 सेगमेंट के बारे में बात कर लिया। अब अगर जो आप इनका पूरा रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे ना, तो अराउंड जो मैंने आपको डायरेक्ट टू कस्टमर बताया, जो इनका रिटेल वाला सेगमेंट है, बोथ ऑनलाइन एज़ वेल एज़ जो ऑफलाइन स्टोर्स है इनके पायलट प्रोजेक्ट में 5 स्टोर्स प्लस 1 जो इस क्वार्टर में खुला है, बैंगलोर में है, उस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो इनके ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 30 से 40% पे कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? जो मैंने प्योर प्ले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोला है, वो लगभग 5% कंट्रीब्यूट करता है, बचा कितना? 65 है ना? 65 60 से 65% बचा, वो इनका होता है लाइसेंस ब्रांड से। अब कंपनी का विजन क्या है यहाँ से, है ना? कंपनी अभी देखिए, अभी तो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है? तो लास्ट ईयर जो भी इनका था प्रॉफिट वगैरह, आई थिंक 12 या 13 करोड़ के आसपास ही था। तो अब देखिए, जब आप एक छोटी कंपनी होते हो, तो क्या आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो? एग्जाम्पल के लिए, अभी आप सोचिए, जैसे आज के डेट में आप इटर्नल को देखते हो या फिर स्विगी को देखते हो, आज वो लोग इतने सारे डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं। तो क्या कंपनी कैश बर्न वाले मोड में आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास तो 13 करोड़ रुपए का तो प्रॉफिट ही है लास्ट ईयर का, तो कैसे आएगा? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कंपनी का फोकस होगा ना, वो जब आप किसी भी कंपनी को देखते हो ना, अलग-अलग जो स्केल की कंपनी है, आप उसके फोकस को उस तरह से समझिए। तो हैविंग कीपिंग दैट इन माइंड, तो ये लोग, इनका जो वेंचर्स होगा, जहाँ-जहाँ पे ये लोग टारगेट करेंगे, वो प्रॉफिटेबल सेगमेंट की तरफ करेंगे, है ना? तो इनका जो विज़न होगा उस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेगा।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी इन्होंने अगर आप देखेंगे तो जनरली ये लोग जो है ना मेंस वेयर है उसके तरफ फोकस करते हैं। अराउंड 80-90% जो इनका पूरा सेल्स है ना वो मेंस वेयर की तरफ है। मेंस में ये लोग क्या बनाते हैं, पूरा क्लॉथ्स वगैरह, साथ ही साथ जो मेंस की एक्सेसरीज होती है ना, जैसे लैपटॉप बैग्स हो गए, ये सारी चीजें बनाते हैं। दूसरा, अभी ये लोग किड्स वियर की तरफ भी जा रहे हैं, है ना, बट वो अभी ज्यादा नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको पीपीटी में। इसके अलावा जो वुमेन सेगमेंट है उसमें ये लोग अभी उतने नहीं है। सिर्फ एक और B2B सेगमेंट में लाइसेंस है, मिंत्रा के कुछ ब्रांड्स है उनके साथ मिलकर ये लोग हैंडबैग्स बनाते हैं वुमेन के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो कंज्यूमर की चॉइसेस होती है ना, तो ये लोग वुमेन्स वेयर में क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया, जो इनका जो विजन होगा वो अभी ऐसे डायरेक्ट करेगा ना कि प्रॉफिटेबल हो। अब आप ये सोचिए, जनरली ऐसा देखा गया है, कंपनी कहता है, मैं नहीं, कि वुमन वाले जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मतलब आपने मिंत्रा से कुछ सामान खरीदा, फिर से रिटर्न किया, फिर से खरीदा, ये सारी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा होती है। तो ऑफकोर्स इसके कारण तो किसी भी ब्रांड को तो दिक्कत आएगी ना, उनका सेल्स कम हो जाएगा, प्लस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाएंगे। हाँ, और कस्टमर से तो वो पैसा ले नहीं सकते रिटर्न्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। तो उस तरह से है। तो इसीलिए अब जब इन्होंने जो देखा है, जो भी डेटा एनालिटिक्स इन्होंने किया होगा, टेक टेक ड्रिवन कंपनी है, मिस्टर वेदांत बांग इनके जो मिस्टर चलाते हैं इस कंपनी को, तो इन्होंने देखा कि जो मेंस वेयर है और जो किड्स वेयर है वहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं। सो देयर फोकस इज मोर टुवर्ड्स दैट। और वुमन में अभी बस जो मैंने आपको हैंडबैग वाला सेगमेंट बोला है वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इनका बिजनेस के बारे में हो गया। अब बिजनेस की प्रोफाइल मैंने आपको बता दी किस तरह से ये लोग काम करेंगे। अभी जैसे देखेंगे ना, ये कंपनी जो है आपका, इनके 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं और 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो फुलफिलमेंट सेंटर क्या करता है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या करता है? जैसे मैंने आपको बोला, ये तो पूरा डायरेक्ट टू कंज्यूमर कस्टमर कंपनी है ना। तो आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो सोलापुर में है इनकी, सोलापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बाकी कुछ 1-2 जगह और भी है, बैंगलोर के आसपास भी है एक। तो इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ये लोग टी शर्ट्स, पैंट्स, जो भी इनको लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी उसके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वहां से बना लिया। अब मान लीजिए कोई ऑर्डर आया, जो B2B वाला ऑर्डर है वो तो वहीं से डिस्पैच हो जाएगा। कस्टमर का कोई ऑर्डर आ रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने अमेजोन से थॉमस स्कॉट का FCU वाला एक टी शर्ट देखा, उसको मैंने परचेज किया। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो जाएगा फुलफिलमेंट सेंटर में, इनके पूरे वेयर हाउसेज होंगे, तो वहां पे जाके वो स्टोर होकर रहेगा। इन्वेंट्री जो है इनकी वहां पे स्टोर रहेगी। वहां से फिर वो उसकी पैकेजिंग वगैरह होगा, क्वालिटी चेकिंग होगी, उसको फिर जो आपकी डिलीवरी कंपनी होगी ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो उसके वाया वो लॉजिस्टिक्स जो होगा उस चीज को लेगा और आसपास के जो भी नियर बाई एरिया है जहां से वो ऑर्डर आया है वहां पे जाकर डिस्पैच कर दिया जाएगा। सो ये इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का काम हो गया, ये इनका फुलफिलमेंट सेंटर का काम हो गया। अब और जैसे ये कंपनी है ना, आप देखिए जनरली ये जो प्राइस किस सेगमेंट में टारगेट करता है। तो जैसे अभी आप देखते हैं, हम लोग वीडियो डिटेल बाजार स्टॉल को डिस्कस करते हैं, बाकी आपका ज़ोडियो है, ट्रेंड की जो कंपनी है, ये आप क्या देख रहे हो, ये सारी जो स्टोर्स हैं ये आपके ऑफलाइन स्टोर्स हैं। मैंने आपको अभी बोला कि इनका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है, अगर मैं मान लीजिए एक बार के लिए आपको पायलट जो इनका है बैंगलोर वाला उसको मैं हटा देता हूँ, इनका ऑनलाइन आता है, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और B2B है वो तो चलिए ठीक है, ब्रांड के साथ ऑलरेडी हो रहा है इनका, और जो लाइसेंस वाले हैं उसके वाले लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो एक जो लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है इनका वो आपका ऑनलाइन स्टोर्स में बिक रहा है। तो क्लियरली इसको डायरेक्टली कंपेयर करना V2 डिटेल या जूडियो या फिर बाजार स्टाइल से सही नहीं होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली सोल्ड ऑन द ई-कॉमर्स। क्लियर? और जो कुछ सेलिंग है वो तो आपकी बैंगलोर में जो इनके शॉप्स है वहां से सेल होती है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो कंज्यूमर है इनके, उनका प्रेफरेंस जो है ये बेसिकली जो ऑनलाइन परचेजेस करते हैं उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। दूसरा, अभी जब बिजनेस आगे की ओर प्रोग्रेस करेगा तो कैसे ये लोग बढ़ेंगे? तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उस वाली चीज को ये लोग घटा रहे हैं और लगभग 5% के आसपास रखेंगे। ठीक है, और देखिए आगे जाके इनका जो फोकस है थॉमस स्कॉट ब्रांड को और स्ट्रेंथन करेंगे और उसको प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जो इनका लाइसेंस एग्रीमेंट्स है उसको और बढ़ाएंगे और वहां पे वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस करने वाले हैं। जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस करोगे तो उसका मार्जिन अच्छा होगा। तो इवन जब आप देखोगे ना, आज के डेट में इनके जो प्रीमियम वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्जिन बेटर है एज कम्पेयर टू इनके थॉमस स्कॉट। बट जैसे जैसे थॉमस स्कॉट का स्केल बड़ा होगा, नई नई जगह पे एक्सपांड करेंगे और सेल्स आएगा, मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, तो उससे उसका भी मार्जिन इंप्रूव होगा। ऑल्दो कंपनी मार्जिन के बेसिस पे कुछ गाइडेंस नहीं देता है, बट डायरेक्शनली जैसे जैसे कंपनी का स्केल करेगा आगे तो मार्जिन वहां से इंप्रूव होंगे। क्यों इंप्रूव होंगे? क्योंकि आज के डेट में देखिए इनका फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है। जनरली जो इनके कॉस्ट है ना, वो इतने ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होते हैं। एक तो देखिए जो इनका एम्प्लॉइज वगैरह का कॉस्ट हो गया। अभी देखिए जो भी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहां पे उनका इतना ज्यादा केपेक्स लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टोर्स वगैरह तो उतने खुले नहीं है। जो बैंगलोर है वो भी पायलट प्रोजेक्ट की तरफ चल रहा है, तो वहां पे उतना कुछ एक्सपांसन है नहीं अभी के लिए। तो केपेक्स वाले चीज इनका
उतना कैपेक्स नहीं लगता, थोड़ा मोड़ा जो कैपेक्स लगता है वो इनके इंटरनल एक्रोल से हो जाता है, वो वाली चीज़ है। ओके, अब इसके बाद क्या है इनका, और कुछ अगर मैं आपको बताऊं। ओके, स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बोल दिया मैंने। अब एक बार हम लोग पीपीटी से चल लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं इनके, है ना। ये तो मैं आपको कुछ इनके कंपनी के बारे में बताया था। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो B2C सेगमेंट है, जिसमें आपका बहुत जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए लोग लाइसेंसिंग करके काम करते हैं वो वाला, और बाकी जो इनका थॉमस स्कॉट वाला है, वो दोनों चीज मिला लीजिए। और जो बचा B2B, वो आपका जो मैंने बोला कि घटा रहे हैं, उस वाले चीज की बात हो रही है। ये चीज है, ये हिस्ट्री मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, तो आई एम स्किपिंग दिस। और मिस्टर वेदांत बंग है इनके, डेटा ड्रिवन अप्रोच है। अभी देखिए, इस पे मुझे आपको ये दिखाना है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये जो थ्रेड एआई है और कैटलॉग एआई है, ये बेसिकली इनका इंटरनल अरेंजमेंट्स है, एआई वगैरह का यूज करते हैं। जो ट्रेंड्स होती है ना आपकी, इस कंपनी का क्या है ना, ये टेक ड्रिवन है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं, मतलब जितने भी अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सभी जगहों पे ये देखते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स को कस्टमर के प्रेफरेंसेस है, उसको क्विकली लेके आते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उसके बेसिस पे अपने जो असॉर्टमेंट होती है उसको चेंज कर लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो थ्रेड एआई बोला और कैटलॉग एआई बोला, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं ये लोग। और उसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्ले है, जो कैटलॉग है ना, कैटलॉग क्या होता है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना है सामने की तरफ, तो उन चीज़ों पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली एआई वाला इनका यूज़ हो गया। एक और मैं बात करूंगा यहाँ पे, आपका जो मार्केटिंग वगैरह है इनका, मैंने 2-3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखिए, इससे जो डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनीज है ना, इनका जो मार्केटिंग का मेथड है, एडवर्टाइजमेंट का मेथड है या मार्केटिंग जो करते हैं, ये मेथड बहुत अलग है जो आप ब्रिक एंड मोटर कंपनीज को देखते हो, है ना, या फिर सेंको गोल्ड को देखिए, ज्वेलरी कंपनीज को। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड था ना पहले, वो आपका था स्प्रे पेंट मेथड। कहने का मतलब है, ऐसे मैंने स्प्रे कर दिया पेंट, सामने बहुत सारे इंसान बैठे हैं, सबके ऊपर मेरी वाणी गिर गई, है ना। और जो मेरा जैसे इलेक्शन में हमारे पॉलिटिशियंस भाषण देते हैं ना, इन समथिंग लाइक दैट, मैंने भाषण दे दिया, जो मेरा डिजायर्ड कस्टमर है उस तक पहुंच जाएगा वो चीज। दैट इज कॉल्ड द स्प्रे पेंट मेथड, या फिर उसको आप टॉप फनल मेथड कर सकते हो। मैं ऊपर से दिया, बाकी वो फनल से पास होकर लोगों के पास पहुंच गया। ये जो मेथड था, ये मेथड आपके पुराने तरह के जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे ना, वहां पे काम करते थे। जब आप ऑनलाइन जगहों पे काम करते हो ना, तो वहां पे ये सब मेथड काम नहीं करता है। तो आप ब्लू स्टोर ज्वेलरी को देखिए, उनका जो मेथोडोलॉजी है एग्जैक्टली सेम है थॉमस स्कॉट का। ये लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली कस्टमर को टारगेट करते हैं। दे विल ट्रैक द कुकीज ऑफ योर वेबसाइट्स, और जो भी आप लोग यूज करते हैं आपकी ऑनलाइन सर्फिंग के टाइम पे, आप ये लोग वो देखेंगे, आप मेटा वगैरह पे जाके आप क्या चीज देख रहे हो, किस तरह के प्रोडक्ट्स को देख रहे हो, तो दे विल यूज दैट, और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होगा। तो इसीलिए अगर आप इनका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देखोगे ना, वो बताऊं मैं अगर आपको, लगभग अप टू 10% तक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट चला जाता है। जबकि आप बाकी कंपनीज को देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे कंट्री में, उनका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इतना नहीं होता है। दे आर हार्डली 3-4%, बहुत बहुत हो गया। अगर फेस्टिवल टाइम है तो वहां पे थोड़ा बढ़ता होगा, बट इस कंपनी का रिलेटिवली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा है। बट अगेन, जैसे जैसे स्केल बड़ा होगा तो वो ऑन द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो भी कम होगा। तो ये चीज है। तो हो गया ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के बारे में। लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। यू कैन सी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो। थॉमस स्कॉट का जो वीडियो है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैं उसकी भी इन्होंने फोटो दी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए, ये सोलापुर वाला एरिया हो गया एक, आई थिंक ये नोएडा के आसपास इनका, ये आपका कोलकाता के आसपास वाले एरिया को सर्व करने के लिए है। और ये आपका ऑफकोर्स बैंगलोर वाले एरिया को सर्व करता है ना। तो इस तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दिखाया है। ओके, तो अभी तो देखिए, ये वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जो B2C सेगमेंट है और इनका B2B सेगमेंट है। ये कुछ ब्रांड्स वगैरह के नाम दिए हुए हैं इनके। ओके, बिजनेस साइकिल। ओके, यहाँ पे मैं आपसे दो चीज डिस्कस करूंगा, बट उसको डिस्कस करने के लिए आई हैव टू शो यू। ओके, आई विल डिस्कस दिस। इसमें मुझे एक्चुअली इन्वेंट्री और डेटा डेज के बारे में बात करनी है, तो वो मैं आपसे बात करता हूँ। बट लेट्स कंटिन्यू। अभी देखिए, ओन ब्रांड है, थॉमस स्कॉट ब्रांड है। तो ये तो हमने देख लिया है ओवरऑल ब्रांड्स के बारे में। हम लोग सीधे नंबर्स पे चलते हैं ना, तो उससे और अच्छा आइडिया लगेगा। यहाँ पे ये देखिए, इनके 6 न्यू स्टोर्स है, उनके बारे में बात किया जाता है। ये आई थिंक गोपालन वाला जो मॉल है, यहाँ पे एक नया स्टोर इनका खुला है। और यहीं पे एक और चीज, जो इनके पायलट प्रोजेक्ट वाले स्टोर्स है ना, ठीक है, माना ये पायलट प्रोजेक्ट पे है, बट इस पे भी ऐसा नहीं है कि नंबर्स खराब आ रहे हैं इनके। इनके बोथ, अगर आप इनका, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, जो Q2 में इनका जो D2C पहला सेगमेंट है ना, 77% में ग्रो किया है इनका, मतलब ये वाला। और साथ में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, वो भी आपकी डबल डिजिट में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। यहीं पे अगर बात करें हम लोग, तो जो इनके लाइसेंस वाले ब्रांड्स है ना, जो इनका नॉटिका वाला या फिर बाकी मिंत्रा वगैरह से इनका ब्रांडिंग है, या फिर इवन हैंडबैग्स के लिए भी इनका लाइसेंस वाला ही अग्रीमेंट चलता है।
तो उसमें लगभग 23% की ग्रोथ आई है। और जो इनका जो जो सेगमेंट ये लोग डिग्रो कर रहे हैं 5% पे रहेगा, B2B वाला सेगमेंट है, वो आपका लगभग 40% ग्रो किया है। और वहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए जो इनकी कैपेसिटीज है, उनका स्केल बढ़ रहा है ना, टॉप लाइन बढ़ रहा है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ से, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू वो कम हो जाएगा। तो उस तरह से आप देखिए इस चीज़ को, है ना। ओके, सो ये है। नाउ लाइसेंस ब्रांड्स के बारे में हमने बात कर ली है। ओके, नंबर्स पे आते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन क्लियरली सी कि वो कंटिन्यूअसली घटता वहाँ में दिख रहा है। अब ये 5% पे रहेगा यहाँ पे, है ना, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये लोग रेमंड, मैक्स, बीइंग ह्यूमन, इन सभी कंपनीज के लिए लोग करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे इनका पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में है। फुलफिलमेंट कॉस्ट वगैरह हो गया, ब्रांड एक्सक्यूज हो गया, ऑफ कोर्स अदर ब्रांड के एक्सक्यूज ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू योर ओन ब्रांड। तो ये चीज़ हो गया। ओके, ये आप देख लीजिए यहाँ पे मेंस अपैरल जो है 80% के ऊपर आ रहा है। अभी देखिए किड्स अपैरल में ये लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक्सेसरीज है, अगेन मेंस में वो लैपटॉप बैग्स वगैरह बनाते हैं। वुमन अपैरल बहुत ही कम है, वुमन एक्सेसरीज ज्यादा है, लगभग 6% की ज्यादा। क्यों है? ये जो मैंने आपको बोला ना, मिंत्रा के साथ इनका हैंडबैग्स वाला सेगमेंट है। अब इन्होंने हैंडबैग ही क्यों चूज किया है? हैंडबैग का जो रिटर्न है वो रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू जो वुमन क्लॉथ्स होती है। तो वो चीज है, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया है। अभी देखिए यहीं पे है ना, कंपनी का जो सोच है आप उसको तरफ से जानने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि इनका स्केल छोटा है, तो इनका जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ इन्होंने वुमेन वाले में भी सिर्फ हैंडबैग्स में ही गए हैं। तो ये ऐसे हमको देखनी है ये चीज को। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी तो कंपनी क्या करना चाहता है ये तो मैंने आपको प्रीमियमाइजेशन के बारे में बताया। जैसे जैसे नए ब्रांड के पास जाएंगे, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, वहाँ पे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। फोकस ऑन स्पीड पे अगर आप देखेंगे ना, तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इन लोगों ने अभी है ना बिग बास्केट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो उससे वो लोग क्विक कॉमर्स में जाने की बात कर रहे हैं। बट अगेन यहीं पे वो पॉइंट वापस हमने देखिए कैसे कनेक्ट होता है। अभी जब आप देखिए जनरली जब आप क्विक कॉमर्स में जाते हो ना, तो वहाँ पे कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। तो कंपनी वहां पे उतना अभी फोकस नहीं कर रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल वेंचर्स की तरफ फोकस करना चाहता है ना, क्योंकि इनको प्रॉफिटेबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ग्रो कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये लोग जो इनका, और एक और चीज अगर आप देखेंगे ना, जो इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है वो मिड प्रीमियम होता है। जैसे जूडियो वगैरह है ना, वो आपकी थोड़ी लोअर प्राइस रेंज पे काम करता है। सेम फॉर आपका वीडियो डिटेल भी है ना। तो इनका जो कपड़े वगैरह हैं वो थोड़े से रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं। तो वहाँ पे जो लोगों की परचेज है, अगर मान लीजिए वन डे डिलीवरी मुझे मिलता भी है, तो उससे लोग उतना अफेक्ट नहीं होते हैं। तो जनरली जो देखेंगे ना, इनका जो भी इनके सेंटर्स है मेट्रो सिटीज में, जो भी इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स है, तो वहाँ से ऑर्डर लेते हैं और वन डे डिलीवरी कर देते हैं। तो उस चीज़ के बारे में ये लोग बोल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, ओके, टेक का कैसे यूज करते हैं ये लोग। तो इनका जो है ना पूरा, अगर आप देखेंगे इनको, तो एक सेकेंड यहाँ पे, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जब ये लोग देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है ना, तो ये लोग एक दिन के अंदर ही अपने प्राइसेस जो होते हैं ना, इन अ सिंगल डे लगभग कई बार चेंज कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड है। तो इसके कारण भी आप देखेंगे जो इनके मार्जिन है इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं, है ना। तो वो चीज़ है। और दूसरा चीज़, अभी देखिए अभी क्या हुआ मार्जिन के बारे में अगर मैं और बात करूँ, तो अभी जैसे जीएसटी का रेट कट हुआ था, है ना, सितंबर के एंड में। तो उसे देखिए इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए, पूरा डिस्टर्ब कर दिया। कुछ कंपनीज के लिए तो हमने देखा, ईपीसी कंपनीज के लिए कितना इशू हो गया, सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। एट द सेम टाइम ज्वेलरी कंपनीज के लिए फायदा हुआ। जो पहले डिमांड अगर स्लो डाउन चल रहा था, वो जस्ट जीएसटी के कारण एक ब्रस्ट आ गया था। तो इस कंपनी ने भी पैसा देखा। तो जब जीएसटी वाला इशू रेट कट हुआ था, इन्होंने देखा कि इनके डिमांड में कोई स्लो डाउन नहीं है। स्लो डाउन क्यों? मान लीजिए जीएसटी कट आने वाला है, जो पुराना कस्टमर है वो ये देखेगा, मतलब जो सोच होती है कि प्राइसेस कम होने वाले हैं, मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ, 10 दिन बाद कर दूंगा, है ना। तो इन्होंने अपने कस्टमर्स को देखा कि उनके जो परचेसिंग पावर है उसमें कुछ कमी नहीं आई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। तो उन्होंने उसको यूज किया अपने टेक के, जो भी उन्होंने डेटा वगैरह देखा होगा कितने सेल्स परचेज हो रही है ऑनलाइन में, और उसके बेसिस पे अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। तो प्राइस इंक्रीज कर दिया, और इनका एडवर्टाइजमेंट भी टारगेटेड होता है, तो कैसे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं लोग, तो उस दोनों चीज के हेल्प से ये लोग दिन में काफी बड़ा प्राइसेस चेंज करते हैं। और अभी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ाया है, उसके कारण ओवरऑल एक तो इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका प्राइसिंग भी बढ़ रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्जिन में दिखता है इस कंपनी के लिए। तो ये इस तरह से इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो ये बेसिकली मैं आपको टेक का कैसे ये लोग यूज करते हैं वो बताना चाहता हूँ। बाकी ओमनी चैनल तो हमने बात कर लिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हम लोग देख लिए। ओके, वे फॉरवर्ड तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप नंबर देखेंगे ना, तो तीनों सेगमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि लगभग 70% के आसपास ग्रोथ इनकी आई थी लाइसेंस थॉमस स्कॉट ब्रांड पे। और सिंस इनका जो कॉन्ट्रैक्ट
लाइसेंस प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है ना, वो अराउंड आपका 23% पे ग्रो किया है। इसलिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो रेवेन्यू 39% पे ग्रो किया है। ऑल्दो आप पिछला क्वार्टर देखिए, वो 40-50% पे ग्रो कर रहा था, उससे भी ज्यादा ग्रो करता था। और जो मैंने अभी आपको मार्जिन वाले पॉइंट बोले, तो मार्जिन में आपको सिंस मैंने आपको जो पॉइंट्स बोले, जो प्राइसेस वगैरह चेंजेस किए इन्होंने, तो उसके कारण जीएसटी कट वाला जो पॉइंट बोला, और जो फेस्टिव वाले के कारण जो डिमांड आया, ओवरऑल बूस्ट हुआ, तो वहां से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। तो वो चीज है, पैट वगैरह में थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला है, बट उतना इविटा वाला लेवरेज नहीं मिला है, क्योंकि कुछ देखिए ना, कुछ आपके शॉप्स खोल रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन आया है, और कुछ टैक्स स्ट्रक्चर में भी कॉस्ट वगैरह है, तो उन चीजों के कारण वहाँ पे कमी है। तो सिमिलरली जो नंबर्स है वो आपके इवन कंसोलिडेटेड नंबर्स है H1 के लिए, उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये चीज है। और अगर आप आउटलुक देखेंगे, जो अभी नया H2 चल रहा है, उसके लिए आउटलुक इन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया है, मतलब अक्टूबर में डिमांड काफी अच्छी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पे आप तीनों सेगमेंट में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो ये तो चीज़ है। आप देख लीजिए B2C सेगमेंट जो है, इनका जो ब्रांड्स वगैरह है, वहाँ पे लगभग इन्होंने 21 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और जो लाइसेंस वाले हैं वो उसमें ज़्यादा है। तो लगभग 32 करोड़ का रेवेन्यू है। आप इन दोनों चीज़ को जोड़ दीजिए, ये आपका लगभग आ जाएगा, मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है, लगभग आप मान लीजिए 80-90% के भी ऊपर आएगा। और ये तो जो B2B सेगमेंट है, जहाँ पे ये लोग डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे ये लोगों ने अपना उसका हाफ ईयरली नंबर्स दिए हैं। और ओके, ये चीज हो गया, ये नंबर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो यू कैन क्लियरली सी की जो EBITDA मार्जिन में जंप है, वो कितना ह्यूज दिखा है, उसके कारण जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो काफी इंप्रूव हो गई है। तो ये चीज है। ओके, नाउ तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस हो गए। नाउ हेयर यहाँ पे आप लोग, हम मुझे दो चीज दिखानी है। एक, यू लुक एट द इन्वेंट्री नंबर्स, जो 77 करोड़ के आसपास है। आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो लगभग 71 करोड़ के आसपास है। नाउ इसको समझाने के लिए हम लोग चलते हैं अब, तो कैश फ्लो साइकिल्स को समझते हैं हम लोग। इसके लिए देखिए, तो मैंने आपको दिखाया इनके अभी क्वार्टर में इनका नंबर क्या आया है। आप जो इनका रेवेन्यू आया है लगभग 110 करोड़ का आया है ओवरऑल, है ना। तो उसको आप एनालाइज कीजिए। तो जब भी आप इन्वेंट्री नंबर देखते हो या फिर कोई भी पेबल नंबर देखते हो, तो हमेशा उसको एनुअल बेसिस पे देखना चाहिए, है ना। तो जो भी इनके इन्वेंट्री के नंबर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एनालाइज कीजिए। तो टॉप लाइन को मैंने एनालाइज किया, लगभग 110 करोड़ का रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, ईयरली 220 करोड़ हो जाएगा। इन्वेंट्री और दो डेटा डेज है, मतलब पेबल है, उस दोनों का नंबर अराउंड 77 करोड़ है। तो 77 को डिवाइड किया मैंने लगभग 220 करोड़, जो कि एनुअलाइज रेवेन्यू माना मैंने अभी के लिए, मल्टीप्लाई बाय 365 कीजिए, तो आपको और एक रिलेटिवली एक नंबर मिल जाएगा आपको इन्वेंट्री का, और साथ ही साथ डेटा डेज का, है ना। तो आप देखिए, ये कंपनी की जो साइकिल होती है ना, तो अगर आप देखेंगे तो जो इनको मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है, तो सिंस ये डायरेक्ट टू कस्टमर है, तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पहले, लगभग 30 से 45 दिन लगभग वो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। मैन्युफैक्चर हो गया, उसके लिए मैं जाके अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करूंगा, फुलफिलमेंट सेंटर में जाएगा, सेल्स होगी ना, तो लोग वहाँ पे से डिमांड देगा तभी तो सेल होगी। तो लगभग 100 डेज वहाँ से सेल्स रियलाइज करने में लगता है। तो 100 डेज वहाँ से लग गए, लगभग 40 डेज वहाँ से लगा, नेट नेट आ गया आपका 145 डेज आ गया। अब जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, आप उस पर कैलकुलेट कीजिए, जो इनके इन्वेंट्री डेज आएंगे ऑन एनुअल बेसिस, वो लगभग 130 डेज आएगा। ठीक है, सिमिलरली डेटा डेज निकालोगे ना, वो भी आपका उसके आसपास ही आएगा। तो पूरी जो मैंने आपको साइकिल बताई, वो कितना डेज था, लगभग 145 डेज के आसपास था। वो उससे कम ही है, मतलब 130 डेज आप देखेंगे ना, वो उससे कम आया है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ नंबर्स में बढ़ता हुआ दिखेगा, बट सिंस आपकी टॉप लाइन भी बढ़ रही है, उसके लिए वो बढ़ा है। सेकंड चीज, अभी जब फेस्टिव्स आता है आपका, तो कंपनीज अपने इन्वेंटरी तो बनाएगा ना सेल्स करने के लिए, तो उसके कारण इनके आपको इनके इन्वेंटरी थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखती है। तो उस तरह से दिखना है। अब ये तो हो गई बात आपकी इन्वेंटरी की। अब डेटा डेज की बात करते हैं। सिमिलरली मैंने बोला डेटा डेज भी लगभग उतने ही आएंगे। तो अगर आप एनुअल बेसिस पे देखोगे ना, तो लगभग इनका कितना आ रहा है। ओके, तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना, जो इनके पार्टनर्स वगैरह होते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन पे सेल किया ना, तो वहाँ पे सेल होता होगा, फिर पैसे ही इनके पास आते होंगे, तो लगभग 45 डेज लगता है। कुछ के केस में आपको देखेंगे लगभग और ज़्यादा टाइम लगता है, इंटरनेशनल ब्रांड्स का भी सेल करते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे स्केल हमारा बढ़ेगा, तो वो आपका अराउंड 60 से 65 डेज के बीच में आएगा। तो ये चीज है, इस तरह से इनका पूरा आप डेटा डेज को देखिए। ओके, कंपटीशन वगैरह की बात कर ली मैंने। ओके, अब मुझे बात करना है कुछ इनके नंबर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, अब देखिए, कंपनी जो है गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं देता है, बट कुछ एनालिस्ट लोगों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पूछ के वो नंबर्स निकलवा लिया। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, जो इनका एक जनरली ये लोग अपना गाइडेंस देख रहे हैं, मतलब बिजनेस को जो देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अपना डबल डिजिट में टारगेट करते हैं, मार्जिन को डबल डिजिट में देखते हैं, टॉप लाइन को हाई डबल डिजिट में बोलते हैं। अब जनरली जितने भी आप कंपनीज को देखिए, खासकर कंज्यूमर वाले कंपनीज,
H2 आपका हैवी होता है H1 से, लगभग 60-40 का रहता है इन जनरल. नाउ दैट नंबर इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस कंपनी. वाई? क्योंकि आप पिछला 7 या 8 क्वार्टर देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. वेट, लेट मी शो यू. आई होप आपको दिख रहा होगा. तो आप ये मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाहता हूँ. आप एक रेंज देखिए, पिछले कुछ समय का रेंज देखिए. तो जो इनका सेल्स है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा क्वार्टर क्या चल रहा है, H1 या H2 क्या चल रहा है, आप कंसिस्टेंटली देखिए. 21, 25, 27, 40, 45, 47, 53, 56, हर क्वार्टर में वो इंक्रीज हुआ है ना. सो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको. तो कहने का मतलब ये है, ऐसा क्यों हो रहा है. अभी मैंने आपको बोला कि जनरली H2 हैवी होता है H1 की कंपैरिजन में. बट सिंस हमने हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा, तो अगर मान लीजिए H2 हैवी भी है, तो जो नेक्स्ट H1 आ रहा है उसमें इनकी ग्रोथ ज्यादा दिख रही है. ऐसा तो है नहीं कि उसमें ग्रोथ कम हो गई है. तो कहने का मतलब ये है, कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है. ये अपने सेल्स को बूस्ट करने का एम रखता है, उसी एम से चल रहा है. तो कंपनी जो है अभी के लिए FY26 में इस कंपनी ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड किया हुआ है नंबर, इतना सेल्स हमें करना है. FY27 के लिए भी कुछ इनका सेल्स टारगेट है जो इन्होंने डिसाइड किया है. बट वो नंबर इन्होंने कुछ बताया नहीं है अभी, सिंस अभी वो लोग ऐसा कुछ ओवर ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस देना नहीं चाहते हैं. नाउ अब कंपनी कहता है कि पूरे इंडस्ट्री वाइज में जनरली 40 से 60% रेशियो रहता है ऑन एन स्टेडी स्टेट बेसिस. जो हम जनरली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, स्टेडी स्टेट में लगभग 40 से 60% मानते हैं. तो उससे उतना या उससे बेटर करेंगे ये लोग कहते हैं. ठीक है. तो अभी इन्होंने 110 करोड़ किया है. हम अगर 40 से 60 भी मान लेते हैं, तो अगर अभी 110 करोड़ है, तो आप 55 और जोड़ दीजिए, मतलब 1.5x. 40 से 60% हुआ ना, लगभग 20 का इंक्रीज हो गया, तो 1.5x हो गया. तो उससे आप इनका टॉप लाइन निकाल लीजिए. साथ ही साथ इन्होंने बोला है मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी. बट हम तो मार्जिन को सेम ही मान लेते हैं. तो कंजर्वेटिव बेसिस पे आप लीजिए. तो उसके बेसिस पे अगर आप निकालोगे ना, तो उनका जो टॉप लाइन आएगा लगभग 275 करोड़ आएंगे, है ना, FY26 का ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस बाय टेकिंग 40-60 रेशियो. उसके बेसिस पे आप इसका बॉटम लाइन निकालिए, लगभग 20 करोड़ के आसपास आ जाएगा. तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका जो टॉप लाइन आया था लगभग 13 करोड़ के आसपास आया था. तो 7 इंक्रीज हो गया, और मैंने 20 मान रहा हूँ, तो 7/20 कीजिए. लगभग 40-50% का ग्रोथ आराम से आ जाएगा. इसके बेसिस पे आप इसका फॉरवर्ड पे निकाल सकते हो. आज के डेट में आई थिंक मार्केट कैप इसका 600 करोड़, 600 के आसपास है. ठीक है. आप उसको 20 से डिवाइड कीजिए, फॉरवर्ड पे लगभग 37 के आसपास आएगा, और ग्रोथ आराम से 50-60% के आसपास चल रही है. तो पैग रेशियो तो आपको काफी कम आता है. तो ये चीज है. तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस. अब देखिए, ये जो बिजनेस है ना, आपको इस बिजनेस को ओवरऑल कैसे देखना है. ये बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है. ठीक है. तो इसको आप किसी भी वीडियो रिटेल या बाजार स्टाइल या फिर जो और भी आपका D2C कंपनीज भी अगर आप देखते हो, उनसे कंपेयर करना सही चीज नहीं है. तो अभी से देखिए, इनका जो रिटेल सेगमेंट है वो पूरा आपका पायलट मोड पे है. वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें कैसे नए शॉप्स खोलेंगे, उसको क्या ये लोग बैंगलोर से बाहर जाते हैं, वो चीज़ देखनी है ना. और कैसे फिर ये लोग नए ब्रांड्स को लेके आएंगे, वो सारी चीज़ों को देखना है. तो कंपनी अभी बहुत इनिशियल स्टेज में. मिस्टर वेदांत जी जो है, पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इस कंपनी को. तो काफ़ी अच्छा बिजनेस तो चल रहा है इसका. और जो इनका आगे फोकस भी है आपका, अगेन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस है, प्रीमाइजेशन के थीम को प्ले करने की बात कर रहा है, अपने ब्रांड्स को बढ़ाने की बात कर रहा है. तो बिजनेस बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है. तो हमें इसको देखते रहना अच्छे से, और इसके साथ ग्रो करना है बेसिकली, है ना. हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे कैसा होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंगली ट्रैक करते रहेंगे हम लोग. सो आपको आई थिंक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा बिजनेस मॉडल. सो थैंक यू वेरी मच.